नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नची टेक गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे थे। और एक ऐसा टॉपिक अभी हमारे सामने उभर कर आ रहा है जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया को लेकर बहुत अधिक चर्चा में बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में। अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे, न्यूज देख रहे हैं, कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो एक खबर आपके चारों तरफ घूम रही होगी और वो खबर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के डेथ सेंटेंस को लेकर, उन्हें दी गई फांसी को लेकर। आज हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे, इसी टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि शेख हसीना को लेकर पूरा सिनेरियो क्या है और आखिर क्यों शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है और आगे उस पर क्या जो है कि एक्शन होगा और भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शेख हसीना कहां रह रही हैं, उनको किस देश ने शरण दी है, बांग्लादेश उस देश को लेकर क्या बातचीत कर रहा है, इन सारे बिंदुओं पर आज बातचीत करने वाले हैं। आज के सेशन में हमारे साथ आप लास्ट तक बनी रहिए और भारत बांग्लादेश संबंधों को समझने का प्रयास करिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ। कुछ करंट अफेयर्स ने ये कुछ न्यूज़पेपर ने इस पर बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है, उस पर कहानी को लेकर थोड़ा सा शुरू करते हैं और देखते हैं। ये कटिंग है, इसमें लिखा है इन्होंने कि शेख हसीना सेंटेंस्ड टू डेथ, व्हाट हैपेंस नाउ। कह रहे हैं शेख हसीना को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। ये देखो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसकी सजा दी गई है? मृत्यु दंड की सजा दी गई है। अब आगे क्या होगा उसमें और थोड़ा सा देखें कि शेख हसीना डेथ सेंटेंस फॉल आउट, बीसीसीआई पोस्टपोन्स इंडिया बांग्लादेश वुमेन्स सीरीज लुक्स टू अरेंज न्यू फिक्चर्स। कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो महिला क्रिकेट मैच होना था उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे क्या होगा। तो यहां पर बड़ी खबर है कि डेथ सेंटेंस है बांग्लादेश की एक्स सीएम शेख हसीना के लिए। ठीक है, एक और छोटी सी खबर यहां पर रहेगी, देखते हैं। ठीक है, तो ये खबर है यहां पर, राइट। चलो, अब जब ये खबर यहां पर निकल कर आ रही है और बहुत सारे अखबारों ने छापा है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं इस पूरे न्यूज को लेकर। एक न्यूज ये रही बेटा और एक न्यूज ये रही। अब सवाल है कि इसको थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। देखते हैं क्या है कि रिसेंट न्यूज रिलेटेड टू शेख हसीना फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में कैसे महत्वपूर्ण है। फोकसेस ऑन द मेजर पॉलिटिकल अपहेवल इन बांग्लादेश एंड इट्स सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। कह रहे हैं ये जो पूरी न्यूज है ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में कैसे जरूरी रहेगी, इसको हम किन किन बिंदुओं पर समझेंगे। भारत की विदेश नीति के बारे में क्या होगा, इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, और रीजनल स्टेबिलिटी, साउथ एशिया की जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो कैसे इंश्योर होगी, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो डेवलपमेंट्स क्या है, पूरी खबर क्या है, उसको पॉइंट वाइज हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। सो व्हाट आर द की डेवलपमेंट्स फॉर दिस न्यूज और फॉर दिस इवेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रेजिग्नेशन एंड एग्जाइल। देखो, हम इस कहानी को थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बांग्लादेश की कहानी को समझेंगे और बांग्लादेश को देखने का प्रयास करेंगे तो ये अपना प्यारा सा भारत है। क्या है बच्चा? ये अपना प्यारा सा भारत है और भारत की ये सीमा श्रीलंका के साथ लगती है। ये पूरा एरिया जो है बांग्लादेश कहलाता है। ये जो आज जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं ये 1971, देखो आज जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं ये 1947 से 1971 के बीच में इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और इसको जो है वेस्ट पाकिस्तान के तौर पर हम जानते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में 1971 में बांग्लादेश के एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था अवामी लीग। और इस पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने इस पॉलिटिकल पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया जिसे बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम कहा गया। क्या कहा गया? बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। और इस 1971 के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जिसको चलाया अवामी लीग, उसने आंदोलन ने कहा कि हमें एक अलग देश दे दो, अब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दो, एक अलग कंट्री के तौर पर उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और इस मूवमेंट में न्यू दिल्ली भारत सरकार ने
पूरा समर्थन किया अवामी लीग को, शेख मुजीबुर रहमान को। और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम 1971 में हमने अपनी सेना भेजी, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सैन्य सहायता दी और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया। तो पाकिस्तान हमसे इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि आपने हमारे देश के एक हिस्से को एक स्वतंत्र देश बना दिया और बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण हो गया। जब यहां पर मुजीबुर रहमान जो है वहां पर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहां पर पूरा शासन चल रहा है, तो इन्हीं की जो लड़की है बेटा मुजीबुर रहमान की, शेख मुजीबुर रहमान की, उनका नाम क्या है? शेख हसीना। इनका नाम क्या है? शेख हसीना। और शेख हसीना तो ये बाद में मुजीबुर रहमान के बाद शेख हसीना जो है सत्ता में आ रही हैं। लेकिन अवामी लीग के साथ साथ बांग्लादेश की एक और पॉलिटिकल पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जिसे बीएनपी बोलते हैं। इसकी जो स्थापना करी वो किसने करी बेटा? जो है जिया उर रहमान ने करी। क्या नाम था उनका? जिया। और इस पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और इसको चाइना ने सपोर्ट किया, मतलब चिंटू और पिंटू ने इसको सपोर्ट किया। तो जब ये पार्टी सत्ता में आई और इस पार्टी के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, असासिनेशन कर दिया गया ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, द लीडर ऑफ द अवामी लीग। तो आफ्टर द असासिनेशन ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान, द फैमिली ऑफ द मुजीबुर रहमान शिफ्टेड टू इंडिया। जब शेख हसीना बहुत छोटी थी तो शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या कर दी गई तो जो है उनका परिवार भारत आके रहने लगा और शेख हसीना भी रहने लगी। तो शेख हसीना ने पढ़ाई लिखाई पूरे भारत से करी और जब वो काफी यंग हुई तो फिर वो वापस कहां पहुंची? बांग्लादेश पहुंची और वहां की पॉलिटिकल पूरे कंडीशन में, पूरे सिनेरियो में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और अवामी लीग को फिर से उन्होंने जिंदा किया और चुनाव जीतकर वो प्रधानमंत्री वहां पर बनी। और बाद में जो ये जिया थे, जिया और रहमान, इनकी पत्नी खालिदा जिया को इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मिल गया? नेतृत्व मिल गया। तो बांग्लादेश में दो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग के नेता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, उनकी लड़की है शेख हसीना। और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके प्रमुख थे जिया और रहमान, उनकी जो बीवी है वो है खालिदा जिया। तो इस पॉलिटिकल पार्टी की लीडर अभी खालिदा जिया है और इस पॉलिटिकल पार्टी की लीडर कौन है? अभी शेख हसीना है। तो शेख हसीना के पिताजी और मुक्ति संग्राम में भारत के सहयोग की वजह से शेख हसीना, उनके पिताजी और अवामी लीग के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन पाकिस्तान ने दिया है और जब इस पॉलिटिकल पार्टी का शासन होता है तो भारत के साथ संबंध जो है बिगड़ जाते हैं बांग्लादेश के। तो जब भी खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री बनी या बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार वहां पर रही तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में हमें टकरार देखने को मिली है। लेकिन जब अवामी लीग की सरकार वहां पर रही और शेख हसीना की सरकार वहां पर रही तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार ही हमें देखने को मिला। राइट। अब सवाल ये था कि पिछले 10 वर्षों से, लगभग 12 और 15 वर्षों से वहां पर शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप पर काम कर रही थी, अवामी लीग की सरकार थी बांग्लादेश में। इसका मतलब है कि पिछले 10-15 सालों से 2014 से लगभग मोदी जी भारत में आए हैं और अवामी लीग शेख हसीना की सरकार जो है कहां बन रही है? बांग्लादेश में बन रही है। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध देखने को हमें मिल रहे हैं। लेकिन 2024 में, देखना जरा ध्यान से, 2024 में एक घटना होती है जब शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग या शेख हसीना की सरकार द्वारा बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में साथ देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला आरक्षण उनके बच्चों को भी दे दिया गया और आरक्षण की सीमा बढ़कर जो है आपकी 60% तक पहुंच गई। तो वहां एक छात्र आंदोलन का उदय होता है और वो छात्र आंदोलन इस मिलने वाले रिजर्वेशन के खिलाफ पूरा आंदोलन चलाना प्रारंभ कर देते हैं और ये आंदोलन इतना हिंसात्मक, वायलेंट हो जाता है कि बाद में शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है क्योंकि वह आर्मी भी इस आंदोलन को नहीं रोक पाती है। तो ये छात्र आंदोलन यहां पर निकलकर आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? छात्र आंदोलन, स्टूडेंट मूवमेंट यहां पर निकलकर आ जाता है और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है। और जब शेख हसीना देश छोड़कर भागती हैं तो उनके पास केवल एक ही विकल्प रहता है, भारत। क्योंकि पहले जब शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी तब भी शेख हसीना को भारत ने शरण दी थी और जब शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया, उनकी सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया, कहेंगे जनजी प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, तब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आई और भारत सरकार ने उन्हें शरण दे दी। ठीक है, अभी वो भारत में 2024 से रह रही हैं और उनके सहयोगी नेता भी भारत में रह रहे हैं। जब शेख हसीना वहां से हटी, देश छोड़कर भागी, तो वहां पर अवामी लीग की सरकार गिर गई और अवामी लीग के नेताओं के साथ मारपीट भी हुई, वह लोग भी देश छोड़कर भाग गए। तो वहां पर किसकी सरकार आ गई? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर आ गई। और खालिदा जिया चूंकि खुद बूढ़ी हो चुकी हैं तो इन्होंने
खुद सरकार को नहीं संभाला, बल्कि इन्होंने वहां के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जो है वहां का प्रधानमंत्री बना दिया और उसको अंतरिम सरकार इन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल ये वहां पर जो है शासन करेंगे। तो मोहम्मद यूनुस जो है अभी वहां के सर्वे सर्वा है, वहां के सरकार के प्रमुख है, लेकिन वो जो भी शासन चला रहे हैं वो सेना के पर्सपेक्टिव में चला रहे हैं या फिर खालिदा जिया के पर्सपेक्टिव में चला रहे हैं। तो अब सवाल सीधा सीधा आपको ये समझ आया होगा, ये सवाल यहीं पर है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो हमेशा से ही भारत के खिलाफ रही है, चाइना और पाकिस्तान प्रो रही है, उनके साथ उन्होंने अच्छे संबंध बनाने पर बातचीत करी है। अब जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने अपने यहां शरण दी, तो इस 2024 में हुए छात्र आंदोलन में जब शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने आर्मी को यह आदेश दिया था कि आप क्या करिए, छात्रों पर आप लाठीचार्ज करिए, छात्रों के खिलाफ आप फोर्स यूज करिए, छात्रों के खिलाफ आप बल प्रयोग करिए। तो वहां की आर्मी ने ऐसा किया भी, और माना जाता है कि लगभग 1400 छात्रों को वहां पर इंजरी हुई थी और छात्र मारे गए थे, लगभग 1500 छात्रों को मारा गया था। तो बाद में जब शेख हसीना भारत आ गई, तो जो है खालिदा जिया और मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर आरोप लगाया नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध, जेनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने ही देश के युवाओं को, छात्रों को मारने के लिए पुलिस को आदेश दिए, मिलिट्री को आदेश दिए, और जिसमें लगभग 1400 या 2000 छात्र मारे भी गए थे। तो इन 2000 छात्रों या 1400 छात्रों की हत्या के लिए उन पर 2 आरोप लगाए गए हैं, क्या, जेनोसाइड के और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। और ये केस जो है वहां पर चलने लगा, तो वहां पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स बांग्लादेश जो है उसके द्वारा ये मामला सुना गया, और मामला सुनने के बाद ये सिद्ध किया, ये प्रूव किया गया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है, लोगों को मारा है, मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, और इस अपराध के लिए शेख हसीना को मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस की सजा सुना दी गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स बांग्लादेश के द्वारा सजा सुना दी गई है। अब जब सजा सुना दी गई है, तब फिर स्थिति क्या आ रही है? तो फिर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत सरकार से कहा कि शेख हसीना चूंकि भारत में रह रही हैं, शेख हसीना एक अपराधी हैं जिन पर जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं, इस पर्सपेक्टिव में उन्हें डेथ सेंटेंस मिला है, इसलिए आपको शेख हसीना को हमें सौंप देना चाहिए। राइट, अभी इस यही रोकते हैं और इसी पर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट, इन अगस्त 2024 amid widespread student-led protest known as the July uprising, जिसको बोलते हैं ओवर द गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम, करप्शन एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, शेख हसीना रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर एंड फ्लाइट टू इंडिया वेयर शी वाज ग्रांटेड रिफ्यूज। तो यही बात मैंने आपको समझा दी कि पूरा क्या सिस्टम था, वहां से लौटकर वो भारत आ रही हैं। चलो फिर क्या है, एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट क्या है? द न्यू इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश लेड बाय मोहम्मद यूनुस हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड इंडिया टू एक्स्ट्राडाइट हसीना अंडर अ बायलैटरल ट्रीटी। इंडिया हैज नॉट एग्रीड टू द रिक्वेस्ट, स्टेटिंग इट इज कमिटेड टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बांग्लादेशी पीपल एंड विल एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। और मैंने कहा कि इस सजा सुनाने के बाद, देखो किसने सजा सुनाई है? सजा सुनाई इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स बांग्लादेश ने जो ये सजा सुनाई है, ये सजा सुनाने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने भारत से कहा कि आप क्या करो, शेख हसीना को हमारे यहाँ वापस भेज दो। तो भारत ने कहा कि शेख हसीना को हम वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन हम सभी वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं जो सहयोग बांग्लादेश को हेल्प पहुंचा सकता है और बांग्लादेश के लोगों के पर्सपेक्टिव में अच्छा काम कर सकता है। तो भारत ने स्टेटमेंट सीधा सीधा दे दिया है कि हम वापस करने वाले नहीं है शेख हसीना को। राइट, अब देखते हैं कि ये पूरा सिनेरियो है, इससे क्या स्थिति निकलकर आ रही है, इससे क्या प्रभाव हमारे ऊपर होगा। राइट, अब इसका क्या इंप्लीकेशंस है फॉर इंडिया, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है कि लॉस ऑफ अ की अलाई। एलाई का मतलब क्या है कि बांग्लादेश हमेशा से भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है और भारत के साथ सहयोग भी करता रहा है, लेकिन इस पूरे सिचुएशन से, इस पूरे घटनाक्रम से क्या हो रहा है कि एक अच्छा दोस्त हम खो सकते हैं, एक अच्छा दोस्त हमारे हाथ से निकल सकता है। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि भैया शेख हसीना एक अपराधी हैं जिन्होंने जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे गंभीर सीरियस उन्होंने अपराध किए हैं। आप हमारे देश के अपराधी को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं, तो आप प्लीज उन्हें हमें सौंप दीजिए।
भारत शेख हसीना को सौंपेगा नहीं, क्योंकि भारत अगर शेख हसीना को सौंप देता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार शेख हसीना को सच में फांसी पर लटका दे और फिर वहां एक ऐसी सरकार का निर्माण हो जाएगा जो बीएनपी की सरकार होगी, जो है कि खालिदा जिया मोहम्मद यूनुस की सरकार होगी और पाकिस्तान और चाइना स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट होगी। तो फिर भारत और बांग्लादेश के संबंध तो अच्छे हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर भारत शेख हसीना को नहीं सौंपता है तब भी संबंध खराब हो रहे हैं, और अगर भारत जो है शेख हसीना को सौंप देता है और उन्हें फांसी सजा हो जाती है, फांसी पर लटका दिया जाता है, तो भी वैश्विक स्तर पर यह भारत की छवि के लिए नुकसानदायक होगा। तो भारत जो है एक ऐसी कंडीशन में फंस गया है कि अभी वो क्या करे, इसलिए भारत ने बहुत खुलकर इस पर अपना आंसर नहीं किया है। आप देखो कि प्रॉब्लम्स केवल हमारी लाइफ में नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स केवल हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं होती हैं। भारत को भी अपने पड़ोसी देशों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ग्लोबली जो सिचुएशन चलती रहती है, जो सिनेरियो चलते रहते हैं, उनमें बहुत सारे चैलेंजेस से जूझना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ता है। तो एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने निकल कर आ रहा है। डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है कि इंडियाज डिसीजन टू होस्ट हसीना हैज स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद द न्यू इंटरिम गवर्नमेंट एंड लेड टू एक्यूजेशंस ऑफ इंटरफ्रेंस इन बांग्लादेश इंटरनल पॉलिटिक्स। कह रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि शेख हसीना को वापस नहीं भेजते हैं तो बांग्लादेश क्या आरोप लगा सकता है? बांग्लादेश सीधा सीधा ये आरोप लगा सकता है कि भारत बांग्लादेश के अंतरिम मामलों में, इंटरनल जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफियर कर रहा है, उनमें जो है हस्तक्षेप कर रहा है। इंडिया मस्ट केयरफुली बैलेंस लीगल, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स व्हेन कंसीडरिंग द एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। तो कह रहे हैं कि हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम उनको वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं तो हमें लीगल पर्सपेक्टिव में भी बात करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में भी बात करनी पड़ेगी, और सारे डायमेंशंस को हमें देखना पड़ेगा, सारे डायमेंशंस को हमें गौर करना पड़ेगा। तो ये क्या दो प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला तो एक हमारा अच्छा दोस्त हमारे हाथ से निकल सकता है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हमारे सामने आ सकते हैं, ग्लोबली भी जो हमारा एक छवि बनी हुई है डेमोक्रेटिक कंट्री की, वो छवि भी कम हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न क्या हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो बाउंड्री है, सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ ही हमारी लगती है, और ये बाउंड्री जो है ओपन बाउंड्री हमने बांग्लादेश के साथ बनाई हुई है। लोग जो है आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे नेपाल और भूटान के साथ है। अब अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकार है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है, या फिर बांग्लादेश के लोगों को ऐसा लग सकता है कि भारत की सरकार बांग्लादेश के अपराधी को अपने यहां बैठाई हुई है, तो भारत का बॉर्डर, जो सबसे ज्यादा भारत का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, उस बॉर्डर पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ सकते हैं। और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भारत में रह रहे हैं, वो रोहिंग्या भी भारत में डिस्टरबेंस कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे लिए गंभीर इश्यू हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यहां पर चैलेंज हमारे लिए निकलकर आ सकता है। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो बीएनपी पॉलिटिकल पार्टी है, खालिदा जिया है, मोहम्मद यूनुस है, एक तरह से रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, ये कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इस बाउंड्री पर बढ़ सकती हैं, इंटरनल टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, जिन्हें हम घुसपैठिए कह रहे हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बांग्लादेश से तो होगा ही। तो वो जो है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी अंजाम दे सकते हैं। तो एक चैलेंज हमारे लिए ये भी हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमारे लिए हो सकता है, राइट। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रेजेस फियर्स ऑफ अ पोटेंशियल रिसर्जेंस ऑफ एंटी इंडिया रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज इन बांग्लादेश विच कुड इंपैक्ट इंडियाज सेंसिटिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्यों? क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन नेक जिसे बोलते हैं, पतला सा एरिया जो हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है, ये पूरी बाउंड्री किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अब अगर इस पूरे चिकन नेक पर जो है कि डिस्टर्बेंस अगर इमर्ज होंगे, तो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आप देखो कि अगर किसी पड़ोसी देश में थोड़ा सा कुछ होता है तो उसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसको थोड़ा सा हमें सिस्टमैटिक समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स क्या है? द सिचुएशन क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू इंक्रीज its influence in Bangladesh, potentially impacting India's strategic interest, particularly concerning infrastructure projects like the Teesta River project। कह रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में चाइना क्या कर सकता है कि बांग्लादेश में अपना इंटरफेयर बढ़ा सकता है,
बांग्लादेश में जो है कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है, उन्हें सपोर्ट कर सकता है। तो वो गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट काम कर सकती है? भारत के अगेंस्ट काम कर सकती है। और जो तीस्ता प्रोजेक्ट पर हमारा एग्रीमेंट है वो कम हो सकता है, पानी हमारे यहां आने से रुक सकता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है क्रिएट हो सकते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी गड़बड़ा सकती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना जरूरी हो जाता है ये सब हमारे लिए पढ़ना। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑन गोइंग अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हैव डिस्टरप्टेड ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स पर्टिकुलरली इन द टेक्सटाइल सेक्टर। बांग्लादेश बहुत अच्छा काम करता है टेक्सटाइल सेक्टर में, और हमारा जूट का जो व्यापार है वो काफी बांग्लादेश में हम भेजते हैं, ट्रेड भी करते हैं उनके साथ। तो अगर बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम काफी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, तो अगर बांग्लादेश के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस बुरे होते हैं, चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ता है, चाइना का प्रेजेंस बढ़ता है बांग्लादेश में, तो भारत के इकोनॉमिक डायमेंशन पर भी फर्क पड़ेगा। तो हमारा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमें नुकसान हो रहा है, डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से भी नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी नुकसान हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में नुकसान हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में, जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक, सभी तरह से चैलेंज क्रिएट हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो ये चैलेंजेस हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू रिफॉर्म द इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस? तो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम बायलैटरल टॉक कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हम डिप्लोमेटिकली बहुत शानदार तरीके से डील कर सकते हैं। हम वहां की सरकार से, यूनिस गवर्नमेंट की सरकार से बातचीत कर सकते हैं कि अगर शेख हसीना को वहां हम भेज देंगे तो फिर जो है आप उन्हें फांसी दे देंगे, या फिर हम जो है कि शेख हसीना की मदद के माध्यम से जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं हम, या फिर जो है बांग्लादेश की अपर कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमेटिकली, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे मामले को सॉल्व करना पड़ेगा। और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्हें हम बायलैटरल असिस्टेंस जो है, यूनिलैटरल असिस्टेंस भी दे सकते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन के पर्सपेक्टिव में कि भैया आप हमसे ज्यादा पैसा ले लो। तो बायलैटरल टॉक बढ़ा सकते हैं, गुजराल डॉक्ट्राइन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूनिलैटरल असिस्टेंस उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं, शेख हसीना की बात वहां की सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और इस पूरे मामले को पीसफुल तरीके से क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो कि एक छोटी सी सिचुएशन ने कितना मामला गड़बड़ कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। अच्छा, और भारत अगर बांग्लादेश के संबंधों को आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में तैयार करना है, यूपीएससी सीएसई 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये निकलकर हमारे लिए आ रहा है। क्योंकि आप देखो कि 2024 से ही संबंध खराब हो रहे हैं। यहां पर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, बनाया था, बताया था आपको, पूरा एक लेक्चर उस पर लिया था मैंने कि आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक किताब जो है बांग्लादेश के प्रमुख ने गिफ्ट करी है पाकिस्तान को, जहां भारत के बहुत सारे भूभाग को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया है, ग्रेटर बांग्लादेश, सल्तनत ए बांग्लादेश। तो उस पर्सपेक्टिव में भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी खबरें हमारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो बायलैटरल रिलेशंस है एक बार उनका रिवीजन कर सकते हैं, और इन सारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में उसको देख सकते हैं। 2024 के जुलाई अगस्त में जो घटना हुई है तब से लेकर अब तक 1-1.5 साल में जो जो चीजें भारत और बांग्लादेश के साथ हुई हैं वो आप देख सकते हैं। उनमें मैं बता सकता हूं, एक छोटा सा एक आपको क्रक्स दे देता हूं। 2024 से 2025 तक क्या हुआ है कि जुलाई अगस्त में वहां पर स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, स्टूडेंट मूवमेंट रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव में हुआ है। बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री भारत भाग कर आई हैं, भारत उन्हें शरण दे रहा है। उसी के बाद उन्होंने आर्ट ऑफ ट्रम्प किताब जो है मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल मिर्जा को सौंपी, जहां भारत का बहुत सारा नक्शा वहां पर दिखाया गया है, सल्तनत बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा वहां पर दिखाया गया है। और हाल फिलहाल इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ऑफ बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है। इन बिंदुओं के पर्सपेक्टिव में आप भारत बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का रिवीजन कर सकते हैं, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है भारत और बांग्लादेश संबंध। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी कि कैसे चीजों को लेकर हमें चलना है। तो मिलते हैं नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, जहां हम बातचीत करेंगे अन्य किसी बिंदु पर जो करंट अफेयर्स में हमारा रहेगा, और उसके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।